World Facts। इंटरनेट। आज के समय में पृथ्वी पर रह रहे लगभग सभी लोगों के पास इंटरनेट मौजूद है। इंटरनेट हमारे जीवन का एक जरूरी हिस्सा बन चुका है। ये जाल पूरी दुनिया में फैल चुका है और न सिर्फ पूरी दुनिया में बल्कि अंतरिक्ष में भी फैल चुका है। इसके बिना रहना आज की दुनिया में शायद हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन एक मिनट रुक जाओ, क्या हो अगर इंटरनेट एक दिन के लिए गायब हो जाए? इससे हमें कितना नुकसान होगा? पृथ्वी पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या हमें इससे कोई फायदा हो सकता है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो लेट्स एक्सप्लोर व्हाट इफ वी लॉस्ट इंटरनेट फॉर वन डे। गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई। जी हाँ, रोज की तरह आपने खिड़की के बाहर देखा, पर जैसे ही आपने आपका मोबाइल देखा, आपको उसमें कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दिखा। आपने फट से अपना फोन रीस्टार्ट किया, पर यह क्या, आपको अभी भी नो इंटरनेट ही दिखाई दे रहा है। आप बड़े ही परेशान हो गए। लेकिन क्या सचमुच बस आप पर इतना ही असर करेगा? आज की दुनिया में शेयर मार्केट से लेकर बैंकिंग सेक्टर तक, रेलवे से लेकर हवाई जहाज तक, यहाँ तक कि गवर्नमेंट सेक्टर से लेकर प्राइवेट सेक्टर तक, हर जगह हमें इंटरनेट की जरूरत होती ही है। अगर कोई घटना कहीं पर घटती है तो कुछ ही देर में सोशल मीडिया की मदद से पूरी दुनिया में ये बात फैल जाती है। आज हम शॉपिंग से लेकर ग्रोसरी तक का सारा सामान ऑनलाइन ही मंगाते हैं। इन सभी चीजों के लिए इंटरनेट एक खास भूमिका निभाती है। लेकिन क्या आपको एक मजेदार बात पता है? 1995 में अमेरिका में हुए एक सर्वे के हिसाब से वर्ल्ड के पॉपुलेशन के 5% लोग ही ऐसे थे जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते थे। और आज वही चीज 26 साल बाद 4.6 बिलियन यानी कि 460 करोड़ पीपल्स ऐसे हैं जो आज की तारीख में इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट यूजर्स की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रही है। आपको ये शॉकिंग फैक्ट पता है? हर सेकंड पूरी दुनिया में 10 नए लोग इंटरनेट से जुड़ रहे हैं। इंटरनेट के एक दिन बंद होने पर हमें कई ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन किन सेक्टरों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा? बैंकिंग सेक्टर। हम सभी लोग ये बात जानते ही है कि आज के समय में बैंकिंग सेक्टर पूरा इंटरनेट पे ही डिपेंड है। हमारे अकाउंट के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे ही अपलोड है। अगर हमें बैंक में रुपयों का लेन देन करना है तब भी हमें इंटरनेट की जरूरत होती है। और जब से नोटबंदी हुई है ना, तब से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कुछ ज्यादा ही होने लगे हैं। इंटरनेट के बिना हम कैश विड्रॉ नहीं करा सकते हैं, ना ही किसी ऐप के द्वारा, ना ही बैंक में जाके और ना ही एटीएम के द्वारा। एरोप्लेन और रेलवे। जी हाँ, इंटरनेट के बंद होने पर एरोप्लेन और रेलवे पर भारी नुकसान होगा। एरोप्लेन के सिग्नल से लेकर टिकट बुकिंग तक इंटरनेट बहुत ही ज्यादा जिम्मेदार होता है। अगर इंटरनेट एक दिन के लिए बंद हो जाए तो सारी इंटरनेशनल और लोकल फ्लाइट्स एक दिन के लिए बंद हो जाएगी। रेलवे पर भी इसका बुरा असर होगा। साइंस। आज हम इतने एडवांस हो चुके हैं कि इंटरनेट की उपयोगिता न सिर्फ पृथ्वी पर बल्कि अंतरिक्ष में भी हो चुकी है। आज जितने भी सैटेलाइट अंतरिक्ष में मौजूद है, सब इंटरनेट की मदद से ही कंट्रोल होते हैं। अगर एक दिन के लिए इंटरनेट गायब हो जाए तो हम इन सैटेलाइट से अपना कंट्रोल खो बैठेंगे और ये सारी सैटेलाइट अनियंत्रित होकर पृथ्वी से कई दूर चली जाएगी, जिसके कारण कई देशों के अंतरिक्ष मिशन फेल हो जाएंगे और उससे उन्हें भारी नुकसान होगा। शेयर मार्केट। अगर आज के समय में आप अच्छे खासे रिटर्न पाना चाहते हो तो शेयर मार्केट सबसे अच्छा विकल्प होगा। आप छोटे अमाउंट की मदद से किसी भी कंपनी का शेयर ले सकते हो और कुछ समय बाद अच्छे खासे रिटर्न पा सकते हो। आज की तारीख में पूरा शेयर मार्केट इंटरनेट पे ही डिपेंड है। शेयर मार्केट में हर सेकंड, हर मिनट कई सारे कंपनीज के शेयर अप्स एंड डाउन होते ही रहते हैं। अगर एक दिन के लिए भी इंटरनेट बैन हो गया तो पूरा शेयर मार्केट क्रैश कर जाएगा, जिससे लोगों को कई ज्यादा नुकसान होगा। ये तो हमने डिसएडवांटेजेस देखे, लेकिन इंटरनेट के बंद होने पर हमें कोई फायदा हो सकता है? साइबर क्राइम। जब से सारी चीजें इंटरनेट से जुड़ चुकी है, तब से साइबर क्राइम बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है।
इंटरनेट की मदद से किसी भी व्यक्ति के इम्पोर्टेंट फाइल चुराना आज के समय में बहुत ही आम बात हो चुकी है। जैसे ही जिस दिन इंटरनेट बंद होगा उस दिन साइबर क्राइम पूरी तरह से बंद हो जाएगा। और ये एक प्लस पॉइंट है, फैमिली टाइम। आज के समय में इंटरनेट होने पर मानो हम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना भूल ही चुके हैं। आज हम काम और सोशल मीडिया के कारण अपने फैमिली से दूर ही जाते जा रहे हैं। लेकिन एक दिन इंटरनेट के बंद होने पर हम अपने फैमिली के साथ टाइम अच्छी तरह से स्पेंड कर पाएंगे और मेरे हिसाब से ये सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा। क्यों? सही कहा ना? मून, चांद, हम जब कभी भी आसमान की ओर देखते हैं तब हमें एक रिलैक्स फील होता है, अलग सा सुकून महसूस होता है। हमारी लाइफ में चाहे जितनी भी प्रॉब्लम हो, जितनी भी टेंशन हो, पर जब कभी भी हम चांद को देखते हैं हमारे चेहरे पे मुस्कान आ ही जाती है। लेकिन इसी मून ने साइंटिस्टों की नींद उड़ा के रख दी है। जी हाँ, जितना सिंपल हमें ये मून दिखाई देता है उससे कई ज्यादा रहस्यों से भरा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि जब से पृथ्वी बनी है तब से चांद पृथ्वी के साथ ही है। पर क्या सचमुच ऐसा है? इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम चांद के कुछ रहस्य के बारे में जानेंगे। So let's explore some mysterious and amazing facts about moon. मून असल में है क्या? 1969 के पहले हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन आखिरकार 1969 में अपोलो 11 मिशन में इंसानों ने पहली बार चांद पर कदम रखा। उस मिशन में हमें चांद के बारे में काफी सारी जानकारी मिली, जिससे हम चांद के कुछ रहस्य को सुलझा सकते थे। नवंबर 1969 में उन अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सतह पर एक इम्पैक्ट छोड़ा था। मतलब उन्होंने जानबूझकर एक सैटेलाइट को चांद की सतह से टकराया था। और पता है आपको इसका रिजल्ट क्या निकला था? जब सैटेलाइट चांद की सतह से टकराया था तब चांद कई दिनों तक एक बेल की तरह वाइब्रेट हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि सैटेलाइट कोई एक ऐसी चीज से टकराई है जो अंदर से खोखली थी। साइंटिस्ट ये चीज देखकर बहुत ही हैरान हो गए, क्योंकि मून एक सॉलिड बॉडी होती तो ऐसा कभी नहीं होता। इस एक्सपेरिमेंट के बाद साइंटिस्टों को लगने लगा कि हम चांद को जितना जानते हैं असल में चांद वैसा है ही नहीं। ऐसी एक नहीं बल्कि ऐसी कई सारी चीजें हैं जिसे आज तक कोई भी साइंटिस्ट या कोई भी व्यक्ति इसे सुलझा नहीं पाया है। चांद अंदर से खोखला है, चलो ठीक है, मान लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर चांद बना तो बना कैसे? कई साइंटिस्टों का मानना है कि मार्स जितनी बड़ी बॉडी जब पृथ्वी से टकराई तब चांद का निर्माण हुआ। लेकिन इस थियरी में प्रॉब्लम यह है कि धरती और चांद की कंपोजिशन में काफी हद तक फर्क है। दूसरी थियरी ये कहती है कि एक बड़ी सी गोल बॉडी धरती के पास से गुजर रही थी, तब धरती ने अपने गुरुत्वाकर्षण बल की मदद से उस बॉडी को अपनी तरफ खींच लिया। पर प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता है, क्योंकि चांद धरती से सिर्फ 4 गुना ही छोटा है। मतलब धरती में 4 चांद समा सकते हैं और धरती की इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो एस्ट्रॉइड से कोई बड़े ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच सके। इन सभी थियरी के बाद साइंटिस्टों का शक यकीन की तरफ बढ़ रहा था। उन्हें लगने लगा कि मून कोई एक नेचुरल सैटेलाइट नहीं बल्कि एक ऐसी बॉडी है जिसे दूसरे ग्रहों के जीवों ने बनाया है। इसके अलावा मून की ग्रेविटी भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। जी हाँ, आज तक चांद पर कई सारे मिशन हुए हैं, लेकिन कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया है कि उसका ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों ऐसे अजीब तरीके से एक्ट करता है। साइज, आप लोगों को तो पता ही होगा कि जुपिटर के पास 79 से भी ज्यादा मून है, पर क्या आपको पता है उसके एक मून की साइज कितनी है? जब जुपिटर से कंपेयर करें तब उसके चांद 1/88 से भी कम है। मतलब जुपिटर का एक चांद जुपिटर में 88 बार समा सकता है। ये बात सही है और साइंटिफिकली ऐसा ही होना चाहिए, पर जैसा कि मैंने पहले कहा था, पृथ्वी का चांद सिर्फ पृथ्वी से 4 गुना ही छोटा है। ये बात उसे और भी रहस्यमय बना देता है, क्योंकि देखो, जुपिटर के ध्यान में रखते हुए पृथ्वी के साइज के हिसाब से उसका चांद काफी हद तक छोटा होना चाहिए था, या फिर होना ही नहीं चाहिए था, एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था। नासा के साइंटिस्ट रॉबिन ब्रेट ने कहा था कि चांद का होने से ज्यादा चांद का न होना इसे समझाना ज्यादा आसान रहेगा। इन सभी चीजों के चलते साइंटिस्टों को और भी यकीन हो गया कि जरूर चांद एक आर्टिफिशियल बॉडी ही है।
मून का होना हमारे लाइफ के लिए बहुत ही जरूरी है, और न सिर्फ हमारे लिए बल्कि पृथ्वी के लिए भी, क्योंकि मून पृथ्वी को काफी हद तक कंट्रोल करता है। पर अगर चांद होता ही नहीं तो क्या होता? अगर चांद होता ही नहीं तो पृथ्वी पर लाइफ पॉसिबल ही नहीं होती। क्योंकि देखो, आप लोगों को तो पता ही है कि सूरज की किरणें डायरेक्ट पृथ्वी के इक्वेटर पर पड़ती है। पर अगर चांद होता ही नहीं तो पृथ्वी का एक्सिस काफी ज्यादा झुक जाता, जिसके कारण सूरज की किरणें इक्वेटर की जगह नॉर्थ पोल पे पड़ती। और उसी के चलते आज जो हमें क्लाइमेट देखने को मिल रहा है वो शायद कभी होता ही नहीं। हमारे सौर मंडल में किसी भी प्लेनेट का मून इस तरह अपने प्लेनेट को कभी कंट्रोल नहीं करता जिस तरह हमारा चांद पृथ्वी को कंट्रोल करता है। ये बात थोड़ी अजीब है पर फैक्ट है। इन सभी बातों से इशारा सिर्फ एक ही तरफ जाता है। इसलिए कई सारे साइंटिस्टों का मानना है कि मून जरूर एक आर्टिफिशियल बॉडी है, क्योंकि मून का अंदर से खोखला होना, मून का साइज, मून का पृथ्वी पर इस तरह से कंट्रोल होना और मून का एग्जिस्ट होना, इन सभी सवालों के जवाब आज तक कोई भी नहीं जान पाया है, और शायद ही हमें इनके जवाब फ्यूचर में जानने को मिलेंगे। तो आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन को जरूर क्लिक कर देना, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं हर हफ्ते लाते रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। इंसानों के पास 2 आंखें हैं, जिसकी मदद से वो सुंदर पहाड़, नदियां, तालाबों जैसी चीजों को इस दुनिया में देख सकता है। इन्हीं 2 आंखों की मदद से इंसान अपने रोज के काम करता है। लेकिन क्या सचमुच इंसानों के पास 2 ही आंखें हैं? इसका जवाब है ना। इंसानों के पास और एक आंख है जिसकी मदद से वो आध्यात्मिक दुनिया यानी स्पिरिचुअल वर्ल्ड को देख सकता है। उस तीसरी आंख की मदद से इंसान वो सब चीजों को देख सकता है जिसे हमारी नॉर्मल ह्यूमन आई कभी नहीं देख सकती है। क्या हो अगर हम तीसरी आंख को एक्टिवेट करने का तरीका ढूंढ ले? इससे हमें क्या क्या फायदे होंगे? क्या आज की दुनिया में ये सब पॉसिबल भी हो सकता है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो लेट्स एक्सप्लोर हाउ टू एक्टिवेट द पावर ऑफ थर्ड आई। हमारे शरीर में 7 चक्र मौजूद है, ये बात तो हम सबको पता है। लेकिन ये जो अज्ञा चक्र है ना, ठीक उसी जगह पर थर्ड आई मौजूद है। साइंटिस्टों के लैंग्वेज में उसे पीनियल आई कहा जाता है। इसी जगह पर थर्ड आई की सारी एनर्जी मौजूद होती है। इतनी मॉडर्न और एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी आज तक साइंटिस्टों को पीनियल ग्लैंड के फंक्शंस के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मतलब उन्हें मालूम ही नहीं है कि आखिर ये ग्लैंड काम कैसे करता है। हम थर्ड आई की पावर को सिर्फ महसूस कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, लेकिन हमें मालूम कैसे पड़ेगा कि हमारी थर्ड आई ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुकी है? तो सुनो और समझो। इसका सबसे कॉमन सिम्टम है एन इंक्रीजिंग प्रेशर इन योर हेड। जी हाँ, आपके आईब्रोज के बीच में आपको प्रेशर जैसा फील होगा। ऐसा लग रहा होगा कि वहाँ कोई एक एनर्जी है जो बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही साथ आपको फ्यूचर के कुछ इवेंट्स भी दिखने लगेंगे। मैं श्योर हूँ कि आप लोगों में से कई लोगों ने ये एक्सपीरियंस जरूर किया होगा कि जब कभी आप फ्यूचर इवेंट के बारे में सोचते हो, आपके साथ वैसा ही होता है। मतलब आपका दिमाग आपको पहले से ही वार्न कर देता है कि आपके साथ ये होने वाला है। ये सब कुछ किसी और चीज का नहीं बल्कि थर्ड आई का कमाल होता है। अगर ये सब कुछ आपके साथ भी हुआ है तो मुबारक हो, आप उस रास्ते पे ही जा रहे हो। पर आपका थर्ड आई पूरी तरह से अभी तक ओपन नहीं हुआ है। तो इसे ओपन करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा? इसका जवाब बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट है, मेडिटेशन। जी हाँ, इसकी मदद से आप थर्ड आई के अलौकिक शक्तियों को हासिल कर सकते हो। आपको बस ध्यान लगाकर पूरे दिन में 20 मिनट बस मेडिटेशन करना होगा। लेकिन हाँ, आप ये करने की भूल मत करना। जब आप मेडिटेशन कर रहे होते हो तब पूरे मन से करना। आपका पूरा ध्यान आपकी सांस पर होना चाहिए। आसपास के कोई भी विचार आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप जो भी सोचोगे वही आपके शरीर पर असर होगा। 1 मिनट, मैंने अभी अभी क्या कहा? आपकी सोच आपके शरीर को अफेक्ट करेगी। क्या सचमुच ऐसा पॉसिबल है?
इस चीज को चेक करने के लिए एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हुआ। डॉक्टर मसारू इमोटो, जो कि बहुत बड़े रिसर्चर थे, उन्होंने अपने सामने पानी रखा और उस पानी को क्रिस्टलाइज किया। जब वो पानी क्रिस्टलाइज हो रहा था, तब उन्होंने पानी को देखकर अपने मन में आई लव यू कहा। मतलब वो पानी को आई लव यू कह रहे थे। जब उसी पानी को माइक्रोस्कोप में देखा गया, तब वो एक परफेक्ट सिमेट्रिकल डिजाइन बना रहा था। उन्होंने जानबूझकर दूसरी बार पानी को देखकर अपने मन में आई हेट यू कहा। जैसे ही उन्होंने ये सोचा, पानी ने अपना सिमेट्रिकल डिजाइन खो दिया और ऐसा दिखने लगा। ऐसे करते करते उन्होंने अपने मन में कई सारी चीजें सोची। जितनी बार उन्होंने सोचा, उतनी बार पानी ने अपना डिजाइन चेंज किया। इस एक्सपेरिमेंट से आपने एक चीज नोटिस की, जितनी बार भी पॉजिटिव सोचा गया, पानी ने एक अच्छा डिजाइन बनाया। लेकिन जब भी नेगेटिव सोचा गया, तब पानी अपना डिजाइन खो देता था। ठीक उसी तरह ही हमारे लाइफ में ऐसी चीजें अफेक्ट करती है। आप जितना पॉजिटिव सोचोगे, आपके आसपास की चीज पॉजिटिव रहेगी। लेकिन जैसे ही आप नेगेटिव सोचना चालू करोगे, आपके साथ बुरा ही होगा। लेकिन मैंने आपको ये पानी वाला एक्सपेरिमेंट क्यों बताया और इससे हमारे शरीर से क्या लेना देना? तो मैं आपको बता दूं कि इंसान का शरीर 60 to 70% वाटर है। इसका मतलब आप जो भी सोचोगे, वो आपके शरीर पर असर जरूर करेगा। मेडिटेशन की मदद से आप थर्ड आई को तो पूरी तरह से ओपन कर ही दोगे, लेकिन इससे हमें क्या क्या फायदे होंगे? पहला, हमारे अंदर इंट्यूशन पावर बढ़ जाएगा। दूसरा, हम चीजों को बड़ी गहराइयों से देख सकेंगे। तीसरा, हमारे अंदर स्ट्रेस, एंजाइटी वो सब खत्म हो जाएगी और कंसंट्रेशन, फोकस, स्टेबिलिटी ये सब बढ़ जाएगी। और चौथा, सबसे इम्पोर्टेंट, हम यूनिवर्स के ऐसे ऐसे राज जान पाएंगे जो आज तक काफी कम ही लोगों को मालूम है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करने के लिए थर्ड आई का ओपन होना बहुत ही जरूरी है। तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, आप उसे एक्सपीरियंस करना चाहेंगे? मल्टीवर्स, पैरेलल यूनिवर्स, टाइम पैराडॉक्स, ये तीन ऐसी चीजें हैं जिसे विज्ञान लगातार समझने की कोशिश कर रहा है। इतने सालों से साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनके हाथ कुछ नहीं लगा है। लेकिन अब उसके सबूत मिलना शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, आप जानकर हैरान हो जाओगे कि इसके जवाब हिंदू धर्म में लिखे हैं। हिंदू धर्म, जिसे साइंटिस्ट इतने सालों से प्राचीन कथा माना करते थे, लेकिन आज उसमें से ही विज्ञान को आधुनिक जानकारी मिलती है। कई सारी ऐसी बातें थी जिसे पहले सच माना जाता था, लेकिन आज उसे मिथ माना जाता है। और कई सारी बातें ऐसी है जिसे पहले मिथ माना जाता था, वो आज सच्चाई बनकर हमारे सामने आ चुकी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही कुछ बातें बताने वाला हूँ जिसे हिंदू धर्म में पहले से ही लिखा गया था। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स एक्सप्लोर मल्टीवर्स, पैरेलल यूनिवर्स, टाइम पैराडॉक्स। अगर हम बात करें कुछ साल पहले की, तो पृथ्वी पर मौजूद किसी को भी नहीं पता था कि हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई। लेकिन विज्ञान में एक ऐसा मोड़ आ गया जिसमें हमें पता चला कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ हो सकता है। वो है बिग बैंग थियरी। इस थियरी के हिसाब से ब्रह्मांड की रचना शून्य से हुई, यानी कि जीरो से, और ये लगातार आगे बढ़ती जा रही है। लगभग 10 साल पहले ही साइंटिस्टों को ये बात पर यकीन होने लगा है कि यहाँ पर हमारा ही सिर्फ ब्रह्मांड नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ कई सारे अनंत ब्रह्मांड मौजूद है, जिसे मल्टीवर्स कहा जाता है। अब तक विज्ञान पार्टिकल फ्यूजन की मदद से इसे समझ पाए हैं, लेकिन उन्हें अब तक ये नहीं समझ में आया है कि ये कैसे पॉसिबल है। मल्टीवर्स का जिक्र हमारे ग्रंथों में कई बार किया गया है। इसके बारे में मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ जो हमारे ग्रंथों में लिखा गया है। सबसे आसान है श्रीमद् भागवत पुराण। जब ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की परीक्षा ली थी, तब वो उनकी लीला समझ नहीं पाए। तभी श्री कृष्ण ने लाखों ब्रह्मा जी को वहां बुला लिया। तब उन्होंने कहा था कि आप इस ब्रह्मांड को संभालते हैं,
लेकिन सृष्टि विशाल है, जो आपके भी समझ के परे है। यहाँ पर एक ही ब्रह्मांड नहीं बल्कि कई सारे ब्रह्मांड है। मैं इस ब्रह्मांड में कई सारे अवतार लेता हूँ, ठीक इसी तरह मैं दूसरे सारे ब्रह्मांड में ऐसे ही कई सारे अवतार लेता हूँ। वैज्ञानिकों ने मल्टीवर्स को आज समझने की कोशिश की है, लेकिन हमारे ग्रंथों में इसे हजारों साल पहले ही समझा दिया है। ठीक उसी तरह ही पैरेलल यूनिवर्स को माना जाता है। एक थियरी है जिसे स्ट्रिंग थियरी कहा जाता है। उसमें माना जाता है कि पैरेलल यूनिवर्स मौजूद है, लेकिन फिर वही बात, साइंटिस्ट इस बात को प्रूव नहीं कर पाते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। लेकिन इसका जिक्र भी हमारे ग्रंथों में मिलता है। जब श्री राम का धरती लोक छोड़ने का समय आया, तब हनुमान जी ऐसा होने नहीं देते। इसलिए श्री राम ने अपनी एक अंगूठी को एक छेद में गिरा दिया। जब हनुमान जी उस अंगूठी को ढूंढने गए अपना आकार छोटा करके, तब उन्हें पता चला कि वो नागलोक का रास्ता था। जब हनुमान जी नागलोक पहुंचे, तब लाखों की संख्या में अंगूठियां जमीन पर पड़ी हुई थी। सारी की सारी अंगूठियां श्री राम की अंगूठियां जैसे ही दिख रही थी। वहां पर नागराज वासुकी से पूछने पर उन्हें पता चला कि सारी अंगूठियां श्री राम की ही है। उन्होंने कहा कि हनुमान जी जब जब यहाँ पर आते हैं, तब तब पृथ्वीलोक पर श्री राम अपना शरीर त्याग देते हैं। इससे हमें पता चलता है कि हमारे ही ब्रह्मांड में समानांतर कई सारे ब्रह्मांड मौजूद है, जहां पर हमारे ब्रह्मांड जैसा ही सब कुछ होता है। ठीक इसी तरह है समय। आज से 100 साल पहले समय हर जगह एक ही गति से चलता था, ऐसा माना जाता था। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें बताया था कि समय की गति हर जगह अलग अलग होती है। इस बात को वैज्ञानिक मानते ही नहीं है, बल्कि प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे कि रोशनी के गति तक पहुंचते ही समय धीमा हो जाता है। इस बात का जिक्र भी हमारे ग्रंथों में दिया गया है। जी हाँ, ब्रह्मलोक और धरतीलोक। ब्रह्मलोक और धरतीलोक का समय अलग अलग होता है। अगर आप ब्रह्मलोक पे 1 सेकंड भी रुकते हो, तो धरतीलोक पर 1 लाख साल बीत जाएगा। ये तो कुछ ही ऐसी बातें हैं जो विज्ञान आज समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसी कई सारी थियरी है जिसे विज्ञान आज तक समझ नहीं पा रहा है। जिस हिंदू धर्म को हम प्राचीन कथा के नाम से जानते थे, वो असल में अब हमें एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ लेके जा रहा है। तो आपका क्या विचार है, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़े रहना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हनुमान जी वो चिरंजीवी है जो रामायण काल से आज तक जिंदा है। हम सभी लोगों को पता है कि उनमें बहुत सारी शक्तियां थी और बहुत सारा ज्ञान था, लेकिन उससे भी ज्यादा सभी लोग उनसे इतना प्रेम इसलिए करते थे क्योंकि वो भगवान राम के निष्ठावान भक्त थे। वर्तमान काल में भी कई बार हनुमान जी को देखने का दावा किया गया है। मैं जानता हूँ कि आप भी हनुमान जी के भक्त होगे, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप हनुमान जी के बारे में सब कुछ नहीं जानते होगे। उनका चरित्र जितना ऊंचा था, उनके रहस्य उतने ही गहराई तक आपको ले जा सकते हैं। ऐसा ही एक सवाल है कि हनुमान जी कैसे ब्रह्मा बनेंगे। So let's explore the biggest mystery of Hinduism. हनुमान जी श्री राम के परम भक्त थे, क्योंकि भगवान राम भगवान विष्णु के अवतार थे। उनकी यही निष्ठा देखकर भगवान राम ने हनुमान जी को वरदान दिया था कि अगले ब्रह्मा वही होंगे। आप मानो या ना मानो, लेकिन हनुमान जी के लिए ये सबसे बड़ा वरदान था। मैं जानता हूँ कि आपके मन में यही सवाल आ रहा होगा कि अभी जो ब्रह्मा मौजूद है उनका क्या होगा, और ये समय कब आएगा जब हनुमान जी अगले ब्रह्मा बनेंगे। दरअसल ब्रह्मा जी अमर नहीं है,
उनका भी एक जीवन काल होता है। ब्रह्मा जी का जीवन काल 100 वर्षों का होता है, लेकिन ये वर्ष हमारे समय के हिसाब से नहीं होता है। ये 100 वर्ष दिव्य वर्ष होता है। आप लोगों को तो पता ही होगा कि 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन 4 युगों को मिलाकर एक महायुग बनता है। ऐसे ही 71 महायुगों को मिलाकर एक मनु अवतार बनता है। ऐसे 14 मनु अवतार को मिलाकर एक कल्प बनता है, और ऐसे ही 2 कल्प को मिलाकर बनता है ब्रह्मा का एक दिन, और ऐसे ही 360 दिन यानी कि 360 डेज को मिलाकर बनता है एक साल, और आखिरकार ब्रह्मा जी का बनता है 100 वर्षों का जीवन। इसके बाद ब्रह्मा जी का जीवन काल खत्म हो जाता है और ब्रह्मांड में महाप्रलय आता है। इसके बाद नए ब्रह्मा जी का जीवन भगवान विष्णु के नाभि से होता है। हमारे ब्रह्मांड में इस समय 7वें ब्रह्मा है। इन ब्रह्मा का जीवन काल खत्म होने के बाद अगले ब्रह्मा हनुमान जी होंगे। इस समय हम ब्रह्मा जी के 51 ईयर के पहले दिन में जी रहे हैं। इसके पहले काल के 7वें मनु अवतार का समय चल रहा है। इन मनु का नाम व्यवस्वता मनु है। उनका 28वां मनु अवतार चल रहा है। इससे आप समझ ही चुके होंगे कि हमारे शास्त्रों के अनुसार कितना समय बाकी है। इसके साथ आपको ये भी समझना होगा कि वो हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी बनेंगे, जबकि कई सारे ब्रह्मांड हमारे यूनिवर्स में मौजूद है, जिसे हम मल्टीवर्स के नाम से जानते हैं। इनके भी ब्रह्मा है, जिनके नियम हमारे ब्रह्मांड से काफी ज्यादा अलग है। जैसे ब्रह्मा जी को श्री कृष्ण ने दिखाया था जब 100 सर वाले और 1000 सर वाले ब्रह्मा जी एक साथ एक ही जगह पर आए थे। जैसे हमने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि हनुमान जी चिरंजीवी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भौतिक माया में चिरंजीवी भी एक महायुग तक ही रह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कलयुग के अंत तक हनुमान जी इस महाशक्ति में लीन हो जाएंगे। आगे आने वाले महायुग में वो पृथ्वी पर अलग अलग रूप में अवतार लेंगे। इंसानी दिमाग इन सभी बातों को जल्दी से समझ नहीं पाता है, क्योंकि हमारा दिमाग काफी हद तक सीमित है। इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम और कोई भी मुश्किल है तो आप हनुमान जी का नाम जरूर लीजिए, क्योंकि संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। आप लोगों ने तो ये जरूर सुना होगा कि भगवान हर जगह मौजूद होते हैं। मिट्टी, पानी, आग, यहाँ तक कि हवा, हर जगह भगवान मौजूद होते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि भगवान मौजूद नहीं है, लेकिन ये मानव शरीर बिना किसी सबूत के किसी भी बात पर यकीन नहीं करता है। आप लोगों में से भी कई लोग ऐसे हैं जिनके मन में ये सवाल आता है कि अगर भगवान मौजूद है तो आज तक हमारे पास उनके कोई ठोस सबूत क्यों नहीं है। दुनिया में ऐसे कई सारे लोग हैं जो ये दावा करते हैं कि उन्होंने भगवान को देखा है। वो हमें दीवालों पर लिखी गई बात, मंदिर में हुई चमत्कारी पूजा, इन सभी बातों से सबूत देने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज तक भगवान की हमें कोई भी साफ साफ तस्वीर नहीं दिखाई दी है जिसे देखकर हम पूरी तरह से यकीन कर ले। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी के ऊपर बात करूंगा, तो हमारे साथ अंत तक जरूर जुड़े रहना। So let's explore why God never caught on camera। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को खुले मन से देखना। इंटरनेट पर आपको कई सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जहां पर अकाल्पनिक शक्तियां या फिर कह सकते हैं भगवान दिखाई दिए हैं, लेकिन उन सभी वीडियोस में तस्वीर कभी भी साफ साफ नजर नहीं आती है, जिसके कारण हमारे मन में
कई सारे सवाल उठते हैं। कुछ मंदिरों में अदृश्य शक्ति दिखने की बात कही गई है, तो कुछ लोगों ने कहा है कि उन्होंने साक्षात हनुमान जी को देखा है। और तो और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अश्वत्थामा को देखा है। लेकिन प्रश्न ये है कि इन सभी बातों को सच मानने के लिए हमारे पास ठोस सबूत क्यों नहीं है? इसे समझने के लिए हमें सर्वरूप सृष्टि की सीमा को समझना होगा। हम सबूत के तौर पर क्या मांगते हैं? तस्वीर या फिर वीडियो? लेकिन इसकी भी सीमा 2D तक ही है और हम इंसानों की सीमा 3D तक। लेकिन फरिश्ते या फिर कह सकते हैं भगवान आगे के आयाम से होते हैं, इसलिए हम उन्हें 2D कैमरा से कैप्चर नहीं कर सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। देखो, हमारी दुनिया 3D है, यानी कि 3rd डायमेंशनल, यानी कि 3 आयामी दुनिया, जहां पर पहला डायमेंशन यानी कि 1D ऊपर नीचे होना, दूसरा डायमेंशन यानी कि 2D दाएं बाएं होना। आज आप जो टीवी, मोबाइल यूज करते हैं वो सभी 2D है, लेकिन हम तो 3D वर्ल्ड में रहते हैं। इसे समझाने के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है थिएटर। जी हाँ, जब भी आप कोई मूवी देखते हो 3D मूवी, तब आपको इमेज आपके आंखों के बहुत ही नजदीक दिखाई देता है। वही होता है 3rd डायमेंशनल। 3rd डायमेंशनल में ऑब्जेक्ट आगे पीछे हो सकता है। हमारी इस दुनिया में हम आगे पीछे हो सकते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि हम 3D वर्ल्ड में हैं। इसके बाद आता है 4th डायमेंशन, यानी कि चौथा आयाम, वो है समय। कोई भी चीज अगर एक जगह पर खड़ी है तो वो समय में तो आगे बढ़ ही रही है, हम इसमें पीछे ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। लेकिन देवता, भगवान या फिर कह सकते हैं फरिश्ते इस आयाम में सफर करते हैं। इसी कारण के चलते जब भी कोई बंद ताला कमरा होता है, तब भी भगवान इसके अंदर आ सकते हैं और 2D कैमरा में नजर भी नहीं आएंगे। हम 2D कैमरा की मदद से किसी भी भागते हुए व्यक्ति की साफ साफ तस्वीर नहीं खींच पाते हैं। इसी कारण के चलते 4th डायमेंशन में कोई भी व्यक्ति जब ट्रैवल करता है तब हम उसकी तस्वीर नहीं खींच पाते हैं। इससे हमारे सवाल का जवाब हमें मिल जाता है कि जब भी कोई व्यक्ति भगवान को मिलता है तब वो उनकी तस्वीर क्यों नहीं खींच पाता है। अगर मैं बात करूं महाभारत की, तब भी भगवान कृष्ण ने जब अपना विराट स्वरूप दिखाया था तब अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी, क्योंकि उन साधारण आंखों की मदद से अर्जुन उस स्वरूप को नहीं देख सकता था। इसी कारण के चलते महाभारत में मौजूद सभी लोगों में से सिर्फ अर्जुन ही उस स्वरूप को देख पाया। इससे हमें साफ साफ पता चलता है कि अगर भगवान को हमें देखना है तो इन साधारण कैमरों से नहीं, बल्कि हमें दिव्य ज्ञान की जरूरत है। तो आपका क्या विचार है? नीचे कमेंट करके जरूर बताना और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आसमान, ये कितना सुंदर है ना? जब कभी हम आसमान की ओर देखते हैं हमें अलग ही सुकून महसूस होता है। ऐसा लगता है कि हम बादलों की तरफ देखते ही रहे। इसकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है जब हम आसमान में पक्षियों को उड़ते हुए देखते हैं। लेकिन जरा रुक जाओ, मेरे मन में पक्षियों को देखकर एक सवाल आ रहा है। क्या होगा अगर पक्षी का आकार एरोप्लेन जितना हो जाए? ये हमें कितना नुकसान पहुंचाएगी? हमें इनसे बचने के लिए क्या क्या करना होगा? क्या वो हमारे दोस्त बन सकते हैं? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। So let's explore what if birds were the size of an aeroplane। अभी अभी मेरे मन में जो बर्ड्स को लेकर सवाल आया, क्या वो सचमुच पॉसिबल है? मतलब पृथ्वी के इतिहास में क्या कभी कोई ऐसा पक्षी मौजूद था जिसका आकार एरोप्लेन से भी बड़ा था? तो इसका जवाब है हाँ। उस बर्ड का नाम है पेलेगोर्निस सैंडर्सी। आज से करीब 2.5 करोड़ साल पहले ये प्रजाति आसमान में राज करती थी। एक एवरेज साइज पेलेगोर्निस सैंडर्सी का विंग स्पैन 7.4 मीटर तक का होता था।
मतलब देखा जाए तो किलर व्हेल जो गहरे समुद्र में मौजूद है, उसी साइज का विंग स्पैन आज से 2.5 करोड़ साल पहले पिलगोर्निस सैंडर्सी का हुआ करता था। साइज के हिसाब से ये बर्ड्स आज के समय में मौजूद बिजनेस जेट जितना हुआ करते थे। अब जरा सोचो, आप अफ्रीका के जंगल में घूमने के लिए गए हो, आपने कई तरह के एनिमल्स देखे, लेकिन जब आप एलिफेंट को देख रहे थे तब ठीक आपके ऊपर से एक शैडो पास हुआ और अगले ही पल एक विशाल बर्ड उड़ते हुए आती है और अपने पंजों में एलिफेंट को लेकर वापस उड़ जाती है। उस बर्ड की मूवमेंट इतनी तेज थी कि उसके आने पर आसपास की हवा बहुत ही तेज हो गई। तो आप जरा सोचो, अगर आप ऐसी दुनिया में रहते जहाँ बर्ड्स की साइज एरोप्लेन साइज जितनी होती तो आपका क्या हाल होता। आज की दुनिया में सबसे विशाल बर्ड का नाम है इंडियन कॉन्डोर। इसका विंग स्पैन तकरीबन 10 फीट जितना होता है। पक्षियों की ये प्रजाति ज्यादातर साउथ अमेरिका में देखी जाती है। अगर इंडियन कॉन्डोर प्लेन के साइज की होती तो हमें इससे भारी नुकसान होता। मतलब अगर ये बर्ड जमीन पर लैंडिंग करने की कोशिश करती तो ये पूरे गांव को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकती थी। हालांकि जब ये इंडियन कॉन्डोर आएगा तब हमें इससे ज्यादा खतरा नहीं होगा, क्योंकि वल्चर की ये एक प्रजाति है जो जिंदा एनिमल्स को नहीं खाती है। गोल्डन ईगल, इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये बर्ड न सिर्फ तेज होते हैं बल्कि इनके पाँव और नाखून काफी पावरफुल होते हैं। कहीं मैं आपको आंखों के बारे में बोलना तो नहीं भूल गया। एक नॉर्मल गोल्डन ईगल 5 किलोमीटर की ऊंचाई से रैबिट को स्पॉट कर सकती है। अगर ये बर्ड एरोप्लेन के साइज जितनी हो जाए तो ये अपने साथ किसी भी साइज के एलिफेंट को ले जा सकती है। हालांकि हमें सबसे ज्यादा खतरा गोल्डन ईगल से नहीं बल्कि पेरेग्रीन फैल्कन से होगा। जी हाँ, ये एक माहिर शिकारी बर्ड है जो दुनिया के बड़े हिस्सों में पाई जाती है। कई बार इन्हें बिल्डिंगों की ऊंचाइयों पर भी देखा गया है। ये पक्षी न सिर्फ जमीन पर बल्कि आसमान में भी शिकार करती है। पर क्या आपको पता है, जब ये पक्षी अपने शिकार को देखती है तब ये उसकी तरफ 390 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ती है, जो किसी रेसिंग कार के बराबर होती है। अगर ये पक्षी की साइज एरोप्लेन के साइज जितनी हो जाए तो इसकी रफ्तार आज के मुकाबले 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। मतलब पेरेग्रीन फैल्कन की स्पीड रफेल के स्पीड से 3 गुना ज्यादा होगी। जमीन पर तो हमें काफी ज्यादा नुकसान होगा, लेकिन क्या हम समुद्र में आराम से रह सकेंगे? नॉर्दर्न गैनेट, पक्षियों की ये प्रजाति हमेशा समुद्र के ऊपर उड़ती ही रहती है। जैसे ही ओशन के सरफेस पर इन्हें कोई शिकार दिखाई देता है, ये पक्षी बड़ी ही तेजी से ओशन में डाइव लगाकर अपने शिकार को पकड़ लेती है। ज्यादातर ये छोटी मछलियां होती है, लेकिन एरोप्लेन साइज का नॉर्दर्न गैनेट छोटी मछलियां नहीं बल्कि शार्क्स का भी शिकार कर सकती है। दिन के समय में इन्हीं की वजह से ओशन में बोट चलाना मुश्किल होगा, क्योंकि इस टाइम बर्ड सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। लेकिन रात को क्या हम चैन की नींद सो पाएंगे? हाँ कहना शायद मुश्किल होगा, क्योंकि रात के समय में आउल और नाइट हॉक जैसे बर्ड आपका पीछा कर रहे होंगे। आप आउल से बच नहीं पाओगे। इसके पीछे 2 रीजन है। पहला, आउल अपनी नेक को 270 डिग्री तक रोटेट कर सकता है। मतलब आप जिस किसी भी दिशा में भागोगे आउल आपको देख सकेगा। और दूसरा, जब आप भाग रहे होगे तब आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि आउल आपका पीछा कर रहा है या नहीं, क्योंकि आउल उड़ते समय कोई भी आवाज नहीं निकालता है। तो अब आप ही सोचो कि एरोप्लेन साइज के बर्ड्स हमारा कितना नुकसान कर सकते हैं। लेकिन क्या हमें इससे कोई फायदा हो सकता है? ये हमारे कितने काम आ सकते हैं? अगर कोई बर्ड एरोप्लेन के साइज जितना हो जाए तो हम उसके फेदर से काफी कुछ बना सकते हैं। बस 2-3 फेदर ही काफी होंगे बारिश से हमारे घर को बचाने के लिए। एरोप्लेन के साइज वाले बर्ड्स की सामान उठाने की कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है। हम इनकी मदद से कोई भी सामान एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि कोई देश इन्हें वश में करके वॉर में दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल करे। एरोप्लेन के साइज वाले बर्ड्स की दुनिया में हम इंसानों के लिए कोई भी जगह नहीं होगी, इसलिए ऐसी दुनिया हमारे इमेजिनेशन में रहे वो ही ज्यादा बेटर होगा। क्यों?
सही कहा ना? आज के समय में पृथ्वी पर लाखों प्रकार के जीव मौजूद है। अगर हमारी पृथ्वी का एग्जिस्टेंस चेक करें तो हमारी पृथ्वी 450 करोड़ साल पुरानी है। लेकिन क्या आपको पता है कि पृथ्वी पर मौजूद सबसे विशाल जीव आज के समय में कौन सा है? जी हां, आपने सही सोचा, ब्लू व्हेल। पृथ्वी पर मौजूद सारे जीवों को कंपेयर करें तब भी ब्लू व्हेल सबसे विशाल जीव माना जाएगा। हमारी पृथ्वी 450 करोड़ साल पुरानी है, पर क्या इतने समय में सिर्फ ब्लू व्हेल ही सबसे बड़ी जीवित प्रजाति है? दरअसल ब्लू व्हेल को मछली कहना गलत होगा, क्योंकि ये एक मैमल्स प्रजाति की जीव है। मछलियों की प्रजाति के हिसाब से द ग्रेट व्हाइट शार्क ही सबसे बड़ा जीव है। इनकी लंबाई तकरीबन 15 फीट से 20 फीट जितनी होती है। लेकिन जिस तरह लाखों साल पहले जमीन पर डायनासोर्स का राज चलता था, ठीक उसी तरह समुद्र में भी एक शार्क की प्रजाति थी जो पूरे समुद्र में राज करती थी। वो जीव इतना विशाल था जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हो। उस मछली का नाम है मेगेलोडॉन। सो लेट्स एक्सप्लोर द किंग ऑफ ओशन, मेगेलोडॉन। मेगेलोडॉन आज से 30 लाख साल पहले समुद्र में राज करते थे। इनकी लंबाई तकरीबन 60 फीट और उनका जबड़ा 3 मीटर तक होता था। इसका मतलब हम इंसान उसके सामने चींटी के बराबर थे। मेगेलोडॉन के जबड़े में लगभग 250 दांत मौजूद थे जो काफी नुकीले थे। इनके जबड़े में दांत 5 लाइन में होता था और इनके दांत की लंबाई 3 से 7 इंच की होती थी। तो अब आप ही सोचो कि अगर कोई जीव इस मेगेलोडॉन के मुंह में चला जाए तो उसका क्या हाल होता होगा। क्योंकि मेगेलोडॉन जब किसी जीव को खाता था तब वो अपने मुंह में तकरीबन 10 टन जितना प्रेशर क्रिएट करता था। इसका मतलब ये हुआ कि टॉर्टोइस का शेल भी इस प्रेशर को झेल नहीं सकता था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर किसी दुर्घटना में मेगेलोडॉन का दांत टूट भी जाता है तब भी नया दांत आने में सिर्फ 1 या 2 दिन का ही वक्त लगता था। ये साइज में बड़े थे। इसका मतलब ये हुआ कि इन्हें सर्वाइवल के लिए काफी सारा खाना चाहिए था। अगर साइंटिस्टों की बात माने तो इन्हें पूरे दिन में लगभग 1 टन जितना खाना चाहिए था। अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए मेगेलोडॉन सी काऊ, सी लायन, व्हेल इन सभी जीवों को खाकर सरवाइव करता था। मेगेलोडॉन के बच्चों का वजन तकरीबन 1 या 2 टन था और उनकी लंबाई तकरीबन 10 फीट जितनी होती थी। इनके बच्चों का जन्म समुद्र के उस इलाके में होता था जहां पानी की मात्रा काफी ज्यादा होती है, क्योंकि जिंदा रहने के लिए उन मछलियों को ज्यादा से ज्यादा पानी की जरूरत होती थी। इसी कारण के चलते मेगेलोडॉन कभी भी समुद्र के किनारे शिकार करने नहीं जाता था, क्योंकि वो साइज में बड़े थे और पानी का लेवल कम होना मतलब उनके लिए जानलेवा खतरा था। आज भी साइंटिस्टों के मन में एक सवाल है कि मेगेलोडॉन जो काफी विशाल और शक्तिशाली समुद्र जीव था, वो आखिर अचानक से गायब कैसे हो गया। क्योंकि डायनासोर्स के विलुप्त होने में एस्टेरॉयड का बड़ा हाथ था। लेकिन आखिर मेगेलोडॉन के साथ ऐसा क्या हुआ था कि उनकी प्रजाति पूरी तरह से विलुप्त हो गई। अगर मैं आपको सच बताऊं तो आज तक साइंटिस्टों को इसका पता नहीं चला है, लेकिन इसको लेकर काफी सारी थियरीज आ चुकी है। उसमें से सबसे आइडियल माने जाने वाली थियरी मैं आपको बोलने जा रहा हूं, तो ध्यान से सुनो। उस थियरी के हिसाब से समय के साथ साथ नए प्रकार के समुद्र जीव एवोल्यूशन के थ्रू उत्पन्न होने लगे। समुद्र में मछलियों की संख्या भारी मात्रा में बढ़ने लग गई और इन छोटी छोटी मछलियों को बड़े शार्क खा रहे थे। मेगेलोडॉन भले ही आकार में बड़े थे, शक्तिशाली थे, लेकिन उनकी आबादी व्हाइट शार्क से काफी कम थी। और यह वही समय था जहां व्हाइट शार्क की आबादी काफी तेजी से बढ़ रही थी। आज से 20 लाख साल पहले समुद्र के कई हिस्सों का टेम्परेचर काफी ठंडा था। मेगेलोडॉन के लिए ठंडे इलाके में रहना काफी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि उनके लिए वार्म वेदर कंडीशन ही आइडियल थी। इसलिए जैसे जैसे ठंडी बढ़ने लग गई, मेगेलोडॉन समुद्र के गर्म इलाके में चले गए। लेकिन वो मछलियां ठंडे इलाके में ही रह गई और उस समय गर्म इलाके में काफी कम मछलियां हुआ करती थी। इसका मतलब ये हुआ कि मेगेलोडॉन के लिए काफी सारा खाना कम हो गया।
अपने आप को जिंदा रखने के लिए मेगालोडॉन को न चाहते हुए भी अपने प्रजाति के छोटे बच्चों को खाना पड़ता था। और देखते ही देखते समय के साथ ये प्रजाति पृथ्वी से पूरी तरह से विलुप्त हो गई। लेकिन क्या सचमुच मेगालोडॉन पृथ्वी से गायब हो चुका है? साइंटिस्टों के मन में आज भी मेगालोडॉन को लेकर कई सारे सवाल हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में ऐसी कई सारी घटनाएं बीत चुकी है जिससे यह मालूम पड़ता है कि मेगालोडॉन आज भी पृथ्वी पर मौजूद है। 1875 में हुए एक समुद्री यात्रा में मेगालोडॉन के 2 दांत पाए गए। जब साइंटिस्टों ने कार्बन डेटिंग के थ्रू इन 2 दांतों की एज को चेक किया, तब उन्हें मालूम पड़ा कि ये 2 दांत 10,000 साल ही पुराने हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मेगालोडॉन तो लाखों साल पहले विलुप्त हो चुका था, तो आखिर ये दांत 10,000 साल पुराने कैसे हो सकते हैं? इसके अलावा 2009 में हिस्ट्री चैनल के डॉक्यूमेंट्री में गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में एक शार्क मछली को ढूंढने का मिशन दिखाया गया था। वहां के लोगों का कहना था कि उस जगह पर बहुत बड़ी शार्क मछली मौजूद है जो उस इलाके की सारी मछलियों को बड़ी तेजी से खा रही है। उन लोगों का तो ये भी मानना था कि उस शार्क मछली की लंबाई तकरीबन 45 फीट थी। अगर उन लोगों का मानना सच था तो ये मामूली व्हाइट शार्क 110% नहीं होगी, क्योंकि व्हाइट शार्क की लंबाई ज्यादा से ज्यादा 20 फीट जितनी ही होती है। कई लोगों का मानना है कि मेगालोडॉन आज भी पृथ्वी पर मौजूद है, लेकिन ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि लाखों साल पहले मेगालोडॉन विलुप्त हो चुका था। लेकिन कोई भी जीव पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है ये बताना लगभग नामुमकिन के बराबर होगा, क्योंकि ऐसे बहुत प्रकार के समुद्र जीव है जिन्हें साइंटिस्टों ने विलुप्त प्रजाति के तौर पे घोषित कर दिया था, जो बाद में जाकर गलत साबित हुआ। जैसे कि सिलिकॉन फिश, ये प्रजाति साइंटिस्टों के हिसाब से 6.5 करोड़ साल पहले ही पृथ्वी से विलुप्त हो चुकी थी, लेकिन ये मछली 1938 में साउथ अफ्रीका के समुद्री किनारे पर पाई गई थी। इसके अलावा मेगामाउथ शार्क, जो शार्क की एक प्रजाति है जिसकी लंबाई तकरीबन 5 मीटर जितनी होती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि साइंटिस्टों को 1976 के पहले इस प्रजाति के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मतलब उन्हें मालूम ही नहीं था कि ऐसी भी कोई शार्क की प्रजाति पृथ्वी पर एग्जिस्ट करती है। 21st सेंचुरी के मॉडर्न पीरियड में हम आज तक समुद्र के 5% को ही जान पाए हैं, लेकिन 95% में क्या हो रहा है इसका हमें कुछ अंदाजा नहीं है, क्योंकि समुद्र इतना विशाल है कि किसी भी एक प्रजाति को ढूंढना लगभग नामुमकिन के बराबर होता है। तो आपको क्या लगता है, मेगालोडॉन आज भी पृथ्वी पर मौजूद है या फिर लाखों साल पहले पृथ्वी से पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस मैं हर हफ्ते लाते रहता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ह्यूमन बीइंग, इंसान एक दूसरे के साथ बात कर सकता है, ये तो ऑब्वियस बात है। हम अपनी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, पर हम वो कैसे कर लेते हैं? क्योंकि हमारे पास एक भाषा, एक लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम एक दूसरे की फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं। पर क्या पेड़ पौधे एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं? क्या उनमें हैप्पीनेस, सैडनेस की फीलिंग होती है? तो इन सवालों का जवाब है हाँ, पेड़ पौधे एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको स्कूल और कॉलेजेस में कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन डोंट वरी, मैं हूं ना, मेरी इस चैनल पे ऐसी ही अनोखी वीडियो आती रहती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। सो लेट्स एक्सप्लोर हाउ ट्रीज कम्युनिकेट विथ ईच अदर। बचपन में आपने स्कूल में सीखा होगा कि इस दुनिया में 2 तरह की चीज़ें होती है, एक लिविंग थिंग और एक नॉन लिविंग थिंग। जैसे लिविंग थिंग में हम इंसान और नॉन लिविंग थिंग में चेयर, टेबल एक्सेट्रा। इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट्स और ट्रीज लिविंग थिंग है, पेड़ पौधे सजीव है, ये तो बात समझ में आ गई, पर वो एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना? तो मैं आपको समझाता हूँ। पेड़ पौधों को इमोशंस, फीलिंग, भावना ये सब कुछ होता है या नहीं, इस चीज़ को चेक करने के लिए फॉरेस्ट में एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ, यानी जंगल में एक साइंटिफिक रिसर्च हुआ।
उस रिसर्च में साइंटिस्टों को ये पता चला कि पेड़ पौधों के अंदर बड़ी ही आश्चर्यजनक तरीके से सामाजिक यानी सोशल स्किल्स मौजूद होते हैं। वो आपस में हमेशा बात करते ही रहते हैं। जी हाँ, सही सुना, हमेशा। जब भी आप जंगल से गुजर रहे होते हो तब ठीक आपके पैर के नीचे लाखों पेड़ रूट्स के जरिए आपस में बात करते ही रहते हैं, पर आपको कुछ इसका अंदाजा ही नहीं होता है। कोई भी शब्द सुनाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि पेड़ भाषा में नहीं बात करते हैं, वो एक चीज के जरिए आपस में बात करते हैं। उस चीज का नाम है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। जिस तरह इंटरनेट पे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक इलेक्ट्रिक सिग्नल जाते हैं, ठीक उसी तरह एक पेड़ को दूसरे पेड़ के साथ बात करनी है तो वो अपने जड़ों के थ्रू यानी रूट्स के थ्रू आपस में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रांसफर करते हैं। हर पेड़ के नीचे जमीन के अंदर उसके रूट्स बहुत ही चौड़े तरीके से फैले हुए होते हैं। हर पेड़ के रूट्स इतने तो फैले ही होते हैं जितनी पेड़ की हाइट होती है। जैसे जैसे पेड़ बड़ा हो जाता है उसके रूट्स दूसरे पेड़ों के रूट्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। जमीन के ऊपर से देखने पर हमें लगता है कि ये पेड़ अलग अलग है, लेकिन अंदर ही अंदर जमीन के नीचे ये पेड़ आपस में कनेक्टेड होते हैं। मैं जो आपको बोलने जा रहा हूँ शायद उसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे, पर एक पेड़ से दूसरे पेड़ से ही नहीं बल्कि एक नॉर्मल सा पेड़ 500 मीटर दूर मौजूद दूसरे पेड़ के साथ भी बात कर सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना। पर वो ये सब कैसे कर लेते हैं? ये इस चीज को ठीक उसी तरह ही करते हैं जिस तरह क्लासरूम में क्लास चलते समय कॉपीज फर्स्ट बेंच से लास्ट बेंच तक भेजी जाती है। मतलब अगर एक पेड़ दूर खड़े दूसरे पेड़ को कोई मैसेज भेजना चाहता है अपने रूट्स के थ्रू, तो सबसे पहले ये पेड़ अपने करीब मौजूद दूसरे पेड़ को अपना मैसेज भेजेगा और वो दूसरा पेड़ मिले हुए मैसेज को तीसरे पेड़ को भेजेगा और ऐसे करते करते वो मैसेज वहां पहुंच जाता है। अगर इसे लॉजिकली देखें तो फैक्ट ये निकल कर आता है कि हर एक पेड़ एक दूसरे पेड़ से कनेक्टेड होता है। मतलब पूरा जंगल आपस में कनेक्टेड है, आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक उसी तरह जिस तरह इंटरनेट पे लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। आपके मन में सवाल आता होगा कि आखिर ये पेड़ पौधे आपस में क्या बात करते होंगे? तो वैज्ञानिकों को जितना पता चला उससे हमें ये मालूम पड़ता है कि पेड़ पौधे जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं वो ज्यादातर बातें अपने जिंदा रहने के लिए यानी सर्वाइवल के लिए बात करते हैं। जब एक पेड़ के पास जरूरी चीजें खत्म हो जाती है जैसे वाटर, कार्बन, तब वह दूसरे पेड़ को मैसेज करने लगता है। और ज्यादातर केस में जरूरतमंद पेड़ के सबसे करीब जो पेड़ होता है वो अपने जड़ों के थ्रू उस पेड़ को सब कुछ प्रोवाइड करता है। मतलब आप समझे, जड़ों के थ्रू सिर्फ मैसेज ही ट्रांसफर नहीं होता है बल्कि फिजिकल एलिमेंट जैसे पानी और रसायन भी जड़ों के थ्रू ट्रांसफर हो सकते हैं। आप में से बहुत ही कम लोग होंगे जिन्हें ये फैक्ट के बारे में पता होगा। क्या आपको ये पता है अगर जंगल में कोई एक ऐसा पेड़ है जिसको सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती है तो बाकी सारे पेड़ अपने डालियों को हटा देते हैं और अपने ब्रांचेस को इस तरह एडजस्ट करते हैं कि सूरज की रोशनी उस जरूरतमंद पेड़ को पहुंच जाए। इस फैक्ट से हमें यह पता चलता है कि पेड़ पौधों को आपस में कितनी फीलिंग होती है। क्या आपको एक और फैक्ट पता है? पेड़ पौधे दिनों को गिन सकते हैं। जी हाँ, कब फूल उगाना है, कब पत्ते झड़ेंगे, कितने दिन बीत गए, कितनी बार सूरज उगता है, कितनी देर तक उगता है, इन सभी की जानकारी पेड़ पौधों को होती है। अगर किसी पेड़ को इनमें से कोई भी इंफॉर्मेशन मिल जाए तो वो बाकी सारे पेड़ों को इन्फॉर्म कर देता है। पर कैसे? सेम, अपने जड़ों यानी रूट्स के थ्रू। जिस तरह इंसान में बच्चों की ज़रूरतों को माँ बाप पूरी करते हैं, ठीक उसी तरह कोई अगर बेबी पेड़ उग जाए तो उसके आसपास मौजूद सारे पेड़ उसकी तरफ ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स भेजते हैं ताकि वो अच्छी तरह से ग्रो हो जाए। पेड़ों की इस दुनिया से हम अनजान हैं, हमें इनसे कुछ सीख लेनी चाहिए। बट जिस तरह इंसान में दो प्रकार के लोग होते हैं, अच्छे और बुरे, ठीक उसी तरह पेड़ पौधों में भी अच्छे पेड़ और बुरे पेड़ होते हैं। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो अपनी पूरी जिंदगी दूसरे पेड़ और दूसरे ऑर्गेनिज्म की मदद करने में निकाल देते हैं,
लेकिन उसकी दूसरी तरफ कुछ पेड़ ऐसे भी होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स को चुराते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी ने पानी डाला तो पूरी की पूरी पानी की क्वांटिटी अपनी तरफ खींच लेते हैं और दूसरे पेड़ों के साथ जरा सा भी न्यूट्रिएंट शेयर नहीं करते हैं। पर ऐसे पेड़ बहुत ही कम होते हैं। इसलिए तो धरती पे कई तरह के जंगल और तरह तरह के पेड़ मौजूद है। पेड़ों के इन फैक्ट्स को देखकर एक बात तो श्योर है, बहुत ही ज्यादा नहीं पर थोड़े बहुत तो इंटेलिजेंट पेड़ पौधे जरूर होते हैं। क्यों, सही कहा ना? एक लंबी सांस लीजिए। आपको कैसा लग रहा है? जरूर रिलैक्स फील होता होगा, है ना? आप सांस लेते वक्त जो अंदर ले रहे हैं वो ऑक्सीजन है। ये हमारे एटमॉस्फेयर में 21% है, जिसमें से नाइट्रोजन 78% है। पर जरा सोचिए, क्या होगा अगर पृथ्वी से सारा ऑक्सीजन गायब हो जाए? नहीं नहीं, हमेशा के लिए नहीं, बस 5 सेकंड के लिए। क्या हम अपनी सांस रोक कर रखेंगे? हमारी पृथ्वी पर इसका क्या असर होगा? हमारे एटमॉस्फेयर का क्या होगा? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो लेट्स एक्सप्लोर व्हाट इफ ऑक्सीजन लॉस्ट फॉर 5 सेकेंड्स। ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे पाया जाने वाली गैस नहीं है, लेकिन इसकी अहमियत हम सबको पता है। पृथ्वी पर मौजूद सारे पेड़ पौधे, जानवर, पानी, यहाँ तक कि हम इंसान, इनमें से कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती अगर पृथ्वी पे ऑक्सीजन ना होता तो। 5 सेकंड ऑक्सीजन के बिना रहना ये कुछ लंबा टाइम नहीं लगता है। हम में से कई इंसान अपनी सांस को 30 सेकंड से भी ज़्यादा तक रोक सकते हैं। आपके शरीर को कुछ महसूस होने के पहले ही 5 सेकंड गुजर चुके होंगे। आपकी सांसों पर इसका असर नहीं होगा, लेकिन बाकी सारी चीज़ों का क्या? उन पर असर होगा। सिर्फ 5 सेकंड में धरती पूरी तरह से अलग दिखने लगेगी। ऑक्सीजन के बिना कोई भी डैम, बिल्डिंग या कंक्रीट से बनी कोई भी चीज़, उसे आप भूल जाइए। ये स्ट्रक्चर तुरंत ही दह जाएंगे। ऑक्सीजन कंक्रीट को बांधे रखने में एक खास भूमिका निभाती है। इसके बगैर कंक्रीट केवल धूल है। बिल्डिंगों की बातें कर ही रहे हैं तो किसी भी तरह के मेटल एक दूसरे में मिलने लगेंगे। ये इसलिए क्योंकि मेटल के ऊपर एक ऑक्सीडेशन की लेयर होती है जो उन्हें आपस में जुड़ने से रोके रखती है। इस परत के बगैर मेटल्स आपस में बंधने लग जाएंगे। सूरज की यूवी किरणों से हमें बचाए रखने वाली ओजोन लेयर ऑक्सीजन की बनी हुई होती है। अगर हम ऑक्सीजन पृथ्वी से हटा देते हैं तो हमारी धरती काफ़ी हद तक गर्म हो जाएगी। हमें इन किरणों से बचाने के लिए कोई भी लेयर नहीं होगा और इसके चलते हमें सनबर्न का खतरा भी होगा। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि इसका असर हमारी सांस पर नहीं होगा, पर धरती पर 5 सेकंड ऑक्सीजन गायब होने पर हमारे कान के अंदर वाले हिस्से फट जाएंगे। ये इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन के न होने पर हवा में 21% दबाव कम हो जाएगा। हवा में इतना बड़ा दबाव समुद्र में अचानक 2000 मीटर नीचे जाने जितना होगा। हमारा कान इसे झेल नहीं पाएगा और फट जाएगा। आपको डर तो नहीं लग रहा है ना? रुकिए, जरा और डराता हूँ। ऑक्सीजन के बगैर आग भी नहीं होगी। गाड़ियों में जो कंबशन होता है वो भी नहीं होगा। ऐसा कोई भी व्हीकल जो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है वो अपने आप ही बंद हो जाएगा। विमान हवा से नीचे गिरने लगेंगे और लाखों गाड़ियां रास्तों पर ही रुक जाएंगी। आसमान हमें पूरी तरह काला नजर आएगा। धरती पर पहुंचने से पहले सूरज से आने वाली रोशनी हवा में कई तिनकों से टकराती हुई आती है। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन न होने पर रोशनी के पास टकराने के लिए काफ़ी कम चीज़ें होगी और इसी के चलते हमें आसमान काला नज़र आएगा। और हाँ, कहीं मैं आपको ये चीज़ बताना तो नहीं भूल गया कि धरती का क्रस्ट पूरी तरह से ढह जाएगा। ये इसलिए क्योंकि धरती का क्रस्ट 45% ऑक्सीजन से बना हुआ है। ये क्रस्ट टूटने लगेगा और तब तक टूटता रहेगा जब तक आप और धरती पर रह रहे सभी लोगों को ग्रेविटी से आज़ाद ना कर दे। ये सब सुनकर आपको मज़ा आया ना? शायद नहीं, पर आप फिक्र ना करें, खुशकिस्मती से ऐसा कुछ नहीं होने वाला है।
तो एक और लंबी सांस आप ले सकते हो।